बीच देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूं, मैं चला गया था, विलंब हो गया। जी कोई बात नहीं। दो चीजें हैं, राहुल गांधी ने जो बात अडानी की कही, अडानी से कोई समस्या किसी को नहीं है। प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार का। दो बातें हैं, बीजेपी राहुल गांधी पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है, सरकार पे आरोप लगा रही है। दोनों में अंतर है। बीजेपी कांग्रेस पर या राहुल गांधी पे वो आरोप लगा रही है जिसका कोई आधार नहीं है। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस ने राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के भारत देश के का अपमान कर दिया, जो बात उन्होंने कही ही नहीं। जितने लोग आपके आरोप को सुन करके उन बातों को सुनना चाहते हैं, उनमें कहीं नहीं मिलता है कि साहब राहुल गांधी ने कहीं भारत देश की आलोचना की, भारत के नागरिकों की आलोचना की, भारत के संप्रभुता की आलोचना की। बल्कि राहुल गांधी यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये हमारे देश की समस्या है और हम इसलिए 140 करोड़ जनता हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं। आज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इस बात को दोहराया, गोया कि उसका कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, राहुल बीजेपी क्या कर रही है कि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग के लोगों का अपमान किया। क्या ललित मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या जो दूसरे मोदी हैं वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं? क्या भ्रष्टाचारियों का नाम लेना, जिसके ऊपर अपराध, आर्थिक अपराध के आरोप हैं, उनका नाम लेना, उनके खिलाफ जांच की मांग करना, किसी वर्ग विशेष की आलोचना करना है? और राहुल गांधी ने अपने कभी किसी भाषण में एक किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। और जो लोग यह परसेप्शन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे यह देश के लोग जानना चाहेंगे कि क्या सुशील मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो बीजेपी के उनके बहुत बड़े नेता हैं बिहार में? किसकी बात करते हैं आप? क्या रूसी मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या पीलू मोदी साहब पिछड़े वर्ग के नेता थे? ये मोदी शब्द कहां से पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगा? मतलब एक ऐसी आधारहीन व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी स्वीकृति जन स्वीकृति नहीं हो सकती। राहुल गांधी के खिलाफ जो भी आपके आरोप हैं, आपने उनको पप्पू बनाने की कोशिश की, वो खारिज हो गया। एक गंभीर जनता से जुड़ा हुआ, जनता के मुद्दों से जुड़ा हुआ नेता उभर करके सामने आए और अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने इस बात को और स्थापित कर दिया। तो गोया कि राहुल गांधी के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ सत्तारूढ़ दल के द्वारा शुरू किया गया जो अभियान, उसका कोई आधारभूमि नहीं है, कोई उसके लिए तथ्य नहीं इनके पास। उसके उलट आप बात कीजिए, अडानी का नाम, अडानी से किसी व्यक्ति से थोड़ा कोई शिकायत है। आज राहुल गांधी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी में कैसे हुआ। तो जो लोग अर्थशास्त्र के जानकार हैं, वो उनके ऊपर उनको सोचना स्वाभाविक सी बात है कि अडानी ग्रुप की आधे से अधिक कंपनियां ऐसी हैं जो आर्थिक विपन्नता से जूझ रही हैं। तो क्या यह सवाल पैदा नहीं होगा कि जो कंपनी, जो समूह आर्थिक संकट से गुजर रहा हो, वहां निवेश करने वाले कौन लोग हैं? ये फेसलेस लोग कौन है? ये स्विट्जरलैंड से और चाइना के नागरिकों की तरफ से जो निवेश हो रहा है, यह किस तरह का निवेश है? राहुल गांधी ने कहा कि अडानी कंपनी कोई उत्पादन नहीं करती है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, उसके पास इतनी पूंजी हो नहीं सकती। और यह भी आधारहीन नहीं है कि राहुल अडानी कंपनी का इस देश में रोजगार सृजन में भी जो योगदान है वो नगण्य है। अडानी कंपनी का इस देश के राजस्व संकलन में भी जो योगदान है वो नगण्य है। आप अर्थशास्त्र के जानकार जब इस कंपनी के आर्थिक व्यापार को देखते हैं तो पाते हैं कि ये पूरी की पूरी कंपनी, पूरे के पूरे समूह में सर्वाधिक इनकी कंपनियां आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। तो कौन निवेश कर रहा है जी? क्या निवेश करताओं के बारे में सवाल उठाना ये कोई गलत बात है क्या? तो राहुल गांधी ने जो कांग्रेस पे, बीजेपी पे हमले किए हैं, उसका आधार है और यह लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। 2024 का चुनाव केवल कौन पार्टी जीतेगी, कौन पार्टी हारेगी, सवाल ये नहीं है। अब सवाल यह है कि इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सवाल यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी। अब सवाल यह है कि जो हमको हमारे राष्ट्र के नायकों ने, संविधान निर्माताओं ने मताधिकार का अधिकार दिया हुआ है, उसका हम उपयोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिस राजनीतिक कार्यशैली ये दिखाई पड़ रही है। अब ठीक है, राहुल गांधी आपने बिल्कुल, आप एक कानून है, अदालत ने कोई आदेश दिया, अदालत का आदेश सर माथे पर, हम कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि हमको इस देश की न्यायिक व्यवस्था में विश्वास है। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर जिस अदालत ने ही अपने आदेश को एक क्रियान्वित होने के लिए 1 महीने की रोक लगा दी और एक अनुमति दे दिया कि आप जाके अपील कीजिए,
तो उस आदेश से उपजे हुए परिणामों को लागू करने की जल्दी क्या है? मैं मान लेता हूं कि लोकसभा सचिवालय का जो निर्णय है कानून गलत नहीं है, इस पर कानून के जानकार बहस करेंगे, लेकिन इसकी आवश्यकता क्या थी? आप संसद में एक जिम्मेदार नेता को क्यों हटाना चाहते हैं? एक संसद में सरकार के खिलाफ गंभीरता से हमलावर नेता को आप क्यों हटाना चाहते हैं? एक लोकसभा के क्षेत्र के प्रतिनिधि को आप प्रतिनिधित्वहीन क्यों करना चाहते हैं? आप गोया कि आपको ये लोकतांत्रिक मूल्यों में आपको विश्वास नहीं है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। अगर आप लक्षद्वीप के जिस सम्मानित सदस्य की संस्था आपने खत्म की, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद अभी तक आपने उनकी संस्था को बहाल नहीं किया जी। क्यों नहीं बहाल करते हैं भैया? अगर आपको लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की जल्दी है, तो न्यायालय के आदेश आने के बाद उस माननीय सदस्य के साथ सदस्यता बहाल करने में आपने क्यों उतनी जल्दी क्यों नहीं दिखाई, और अभी तक आप नहीं जल्दी दिखा रहे हैं? तो जो भी घटनाक्रम चल रहा है, वो घटनाक्रम इस बात के लिए, देश की जनता के लिए, इस सिविल सोसाइटी के लिए, सभी लोगों के लिए चेतावनी है। यह सवाल केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अब यह सवाल सब देश के नागरिकों का है, सबके लिए नागरिक यह है कि अगर हमारे लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे या नहीं बचेंगे। और यह स्थिति मजबूर कर रही है सभी राजनीतिक दलों को। अगर आपका अस्तित्व रहेगा एक राजनीतिक दल के रूप में, एक नेता के रूप में, तब आप किसी से लड़ेंगे या किसी का समर्थन करेंगे। अब तो सवाल है कि आपका वजूद रहेगा कि नहीं रहेगा, आप चुनाव लड़ने लायक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यह सवाल पैदा हुआ है, और इस सवाल ने सबको, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको सतर्क किया है। राहुल गांधी ने जो बात आज जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने बात, वो तो शुरू से कहते रहे कि मैं चुनाव के लिए एक पदयात्रा नहीं कर रहा हूं। एक बार नहीं कहा उन्होंने, कोई ऐसा नहीं कहा कि लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद उन्होंने बात कही। पदयात्रा शुरू होने से समय उन्होंने कहा था कि मैं किसी पार्टी के लिए प्रचार के लिए अभियान नहीं चला रहा हूं, कोई सत्ता हासिल करने के लिए मैं इस अभियान में नहीं उतरा हूं। मैं अब देश के जनता के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता से संवाद स्थापित करने के लिए मैं उतरा हूं। उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए कहीं नहीं गए, गुजरात में प्रचार करने के लिए नहीं गए, हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने के लिए नहीं गए। गोया कि जो बात वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया तो लगातार उठा रहे हैं वो, उन्होंने कभी अपने आप को पीछे नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम चुनावी राजनीति नहीं कर रहे हैं, लगातार कहते चले आ रहे हैं। आज भी वो कह रहे हैं कि मैं चुनावी राजनीति नहीं कर रहा हूं, मेरी सदस्यता रहे चाहे न रहे, मैं सड़क पर रहूं, मैं बाहर रहूं, मैं जेल में रहूं, तो मैं अपनी बात कहता रहूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा। गोया कि जो अपने मुद्दों को लेकर के और अपनी बातों को लेकर के जो प्रतिबद्धता राहुल गांधी ने दिखाई है, वह उनके विश्वास का आधार है, जन विश्वास का आधार है, लोगों के आकर्षण का आधार है। लोग किससे उनके साथ जुड़ते चले गए। अकेला नेता जिसने इस सरकार के ऊपर कामकाज को लेकर के तार्किक तरीके से हमलावर रहा, और अब तक कोई एक ऐसी बात नहीं की जो आधारहीन रही हो। इसने इस कोशिश ने और इस मजबूती ने सरकार को चिंतित किया है कि जिस व्यक्ति को पूरी तरह से खारिज करने का, अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वह व्यक्ति भारतीय राजनीति में सर्वाधिक विश्वसनीय हो गया। विपक्ष की पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो कांग्रेस से लगातार दूरी बनाए हुए थे अपने अस्तित्व में आने के दिन से, अगर वो कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से हमलावर होते हैं वो, और इस तरह से गंभीर आरोप लगाते हैं, तो सामान्य बात नहीं है। अगर ममता बनर्जी की पूरी पार्टी अगर भारतीय इस सरकार के इस निर्णय को, राहुल गांधी को सत्ता खत्म करने के निर्णय को के खिलाफ खड़ी होती है, तो यह सामान्य बात नहीं है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि सबको लग रहा है, अब सबको लग रहा है कि अगर आप चूके तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से अगर कोई इसी तरह का राजनीतिक संकट किसी देश में बनता है, के हालात बनते हैं, तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। आपको समय माफ नहीं करेगा। अगर आज के इस दौर में किसी ने किसी तरह की लापरवाही की, तो किसी को भी समय नहीं, आने वाले जनरेशन को जवाब कर देंगे यार कि जब आपके सामने चुनौतियां थी तो कहां बैठे हुए थे आप? जब आपको क्रियाशील होने का दायित्व आपके ऊपर था, समय पर आपको उतरना था, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाना था, तो आप कहां थे? आज सवाल यह पैदा हुआ है कि इस देश में कोई चुनाव जीते या हारे। और ये जो आपको जिन राज्यों का चुनाव का आपने उल्लेख किया, खराब बने कमजोर स्थिति में नहीं राजीव जी, कर्नाटक में बुरी स्थिति में है बीजेपी।
आपको जगह नहीं मिल रही है। और इसका एक कारण है कि जिस जिस येदियुरप्पा साहब को आपने कुर्सी से हटा दिया, उनको आपने कहा कि भ्रष्ट व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति को आपको मंच पर बैठाना पड़ रहा है और सम्मान देना पड़ रहा है। गोया कि आप मजबूर हो रहे हैं अपने कदम वापस करने के लिए। आपके लिए वह आधार भूमि नहीं है जिसका आप सपना देखे हुए थे, और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस की ओर से मिल रही है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल हो। अगर आप कहते हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लड़ रहे हैं, तो आप कहते हैं 20 लोग लड़ रहे हैं। शेखावत साहब अलग हैं, वसुंधरा जी अलग हैं, कोई जी और अलग है, गुटवा पैदा हो गए। कोई ऐसा राज्य नहीं है। और छत्तीसगढ़ में तो लोग जिससे बात कीजिए वो कह रहा है कि सरकार वापस आ रही है। सामान्य निर्णय है ये। अगर सरकार ये कहती है, छत्तीसगढ़ की सरकार का यह निर्णय कि साहब सबको निःशुल्क चिकित्सा हम देंगे, जिसके सभी हम लोग सभी बात करते रहते हैं। धान की खरीद का इन लोगों ने जो मात्रा थी उसको बढ़ा दिया। जो किसान केंद्र सरकार की नजर में आतंकवादी है, वो खालिस्तान का समर्थक है, उसको दूसरे लोग भड़का रहे हैं। आप उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात जो उनको आश्वासन दिया वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एक राज्य सरकार जो सबसे बड़ा उत्पादन है कृषि का छत्तीसगढ़ में, उसके खरीद की मात्रा बढ़ा दी और एमएसपी का ऐलान कर दिया। तो अगर आप जन सरोकार से जुड़ने की बात करते हैं तो क्यों नहीं आपके साथ आएंगे लोग। और दूसरी तरफ आपका जो गवर्नेंस का इशू है, वह आप एक डरी हुई सरकार का परिचय दे रहे हैं। आप इतने मजबूत जन समर्थन के साथ चुनी हुई सरकार एक लोकसभा के सदस्य को बर्दाश्त नहीं कर पाए। किस तरह का संदेश दे रहा है। गोया कि राहुल गांधी का संसद सदस्यता से उनको हटाने का जो निर्णय है, ये बहुत ही आत्मघाती निर्णय है, मेरा अपना मानना है सरकार की ओर से। और देश के एक एक नागरिकों के लिए बड़ी चेतावनी है। इस बात की चेतावनी है कि उनको अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों, अपने संस्थाओं को बचाने के लिए आगे आना होगा। जी जी, बहुत बड़ी बात। और